चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस के प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है, आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए, तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो यह जो कि सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इनकलाब का नारा किसने दिया। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो यह भगत सिंह ने दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो यह सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। तो जय हिंद का नारा किसने दिया, तो जय हिंद का नारा जो कि किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। जय हिंद के नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, दिल्ली चलो की नारा जो कि दिल्ली चलो के नारा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो दिल्ली चलो के नारा जो कि सुभाष चंद्र बोस ने ही जो कि दिए हैं। दिल्ली चलो के नारा किसने दिया है, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। और तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि नारा दिए है। और जय हिंद के नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए। सुभाष चंद्र बोस ने जो कि 3 नारा जो कि दिए हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सार की हत्या किसने की थी। तो सार की हत्या किसने की थी, तो यह भगत सिंह ने जो कि किए थे। तो सार की हत्या किसने की थी, तो भगत सिंह ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था, तो यह किसने कहा, तो यह जो कि किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि महात्मा गांधी का जो कि जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जो कि जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर क्या 2 अक्टूबर 1869 में जो कि हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो गुजरात में जो कि हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि महात्मा गांधी का जो कि मृत्यु कब हुआ था। तो महात्मा गांधी की मृत्यु की बात करें कि कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो महात्मा गांधी का मृत्यु जो कि 30 जनवरी क्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी का जो कि मृत्यु हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यह कहाँ पर मृत्यु हुआ था, तो यह दिल्ली में हुआ था। क्या दिल्ली में मृत्यु हुआ था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो यह C.R. गोपालाचार्य थे। C.R. गोपालाचार्य महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो यह C.R. गोपालाचार्य थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यह जो कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा, तो यह जो कि किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आगरा जो कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो आगरा जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। और जो कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, यही पूछेगा कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो दिल्ली जो कि
यमुना नदी के किनारे स्थित है और आगरा भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। पूछेगा कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह यमुना नदी के किनारे। और दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अब भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप लोग का प्रश्न जो कि पूछता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो लंबी नदी जो कि कौन सा है, तो आखिर आप लोग क्या बताइएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो यह नदी कौन सा है, तो यह गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितना है, ये पूछेगा कि गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो 2525 क्या 2525 किलो है। 2525 किलो जो कि गंगा नदी की लंबाई है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है, तो यह कौन सा शहर है, तो कानपुर है। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा जो कि शहर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो यह जो कि जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो कि कितने प्रकार का होता है, तो जलोढ़ मिट्टी जो कि 2 प्रकार के होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। 2 प्रकार का जलोढ़ मिट्टी जो कि होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। एक होता है बागर, एक होता है खादर। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार के होता है। एक खादर होता है, एक बागर होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। खादर को क्या कहते हैं, खादर को क्या कहते हैं, नए मिट्टी कहते हैं। क्या खादर को हम लोग नए मिट्टी कहते हैं। बागत को हम लोग पुराना मिट्टी भी कहते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में लाल मिट्टी का सौधानिक विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो भारत में लाल मिट्टी का सौधानिक विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो कि पाया जाता है। तो भारत में लाल मिट्टी का सौधानिक विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो कि पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यह तीसरा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य कपास उत्पादन है, तो कौन सा भारतीय राज्य कपास उत्पादन है, तो यह कपास उत्पादन जो कि सबसे कहाँ होता है, आप लोग को बताना है। तो सबसे अधिक कपास जो कि यह महाराष्ट्र में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। कपास जो कि काली मिट्टी में होता है। क्या काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो कि कपास जो कि होता है, काली मिट्टी में जो कि सबसे ज़्यादा कपास जो कि होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में सौधानिक गेहूं उत्पादन वाला जो कि राज्य कौन सा है, तो भारत में सौधानिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है, तो भारत में सौधानिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है, तो यह उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही बात करें कि गेहूं उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो कि उत्तर प्रदेश है। गेहूं उत्पादन में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि कौन है, उत्तर प्रदेश है। और गन्ना उत्पादन में सबसे पहले कौन आता है, तो उत्तर प्रदेश आता है। और जो कि आम उत्पादन में सबसे जो कि
आम उत्पादन में सबसे पहला जो कि उत्तर प्रदेश आता है। आलू उत्पादन में सबसे पहला उत्तर प्रदेश जो कि आता है। ये सब में जो कि आलू और जौ उत्पादन में सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है। आलू उत्पादन में सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। और जो कि आम उत्पादन में जो कि सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। जौ उत्पादन में सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। और जो कि गन्ना उत्पादन में सबसे अधिक जो कि कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। ये सब जो कि इतना बताए हैं ना, इतना जो कि सबसे ज़्यादा जो कि उत्तर प्रदेश में जो कि होता है। यही बात करें कि चावल का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चावल सबसे ज़्यादा जो कि पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो कि चावल होता है। और जो कि जूट होता है, जूट और चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है, तो कौन खरीफ फसल नहीं है आप लोग को बताना है। खरीफ फसल कौन सी नहीं है, तो खरीफ फसल आप लोग को कौन सा नहीं है आप लोग को बताना है। तो यह जो कि गेहूँ एक खरीफ फसल नहीं है। गेहूँ एक कैसा फसल है, तो रबी फसल है। रबी फसल गेहूँ कैसा फसल है, तो एक रबी फसल है। लेकिन यह जो कि गन्ना और जो कि चावल और जो कि कपास, ये सब क्या है, तो एक जो कि रबी फसल है। क्या रबी फसल खरीफ फसल है। ये तीनों जो कि क्या है, खरीफ फसल है। लेकिन हई आप लोग का गेहूँ एक जो कि रबी फसल है। क्या गेहूँ एक रबी फसल है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए आखिर इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही आप लोग को बता दें कि रबी फसल जो कि कब बोया जाता है आप लोग का, तो रबी फसल जो कि कब बोया जाता है, तो नवंबर और दिसंबर में रबी फसल जो कि बोया जाता है। और मार्च अप्रैल में जो कि काट लिया जाता है। तो जो कि नवंबर और दिसंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में जो कि रबी फसल जो कि काट लिया जाता है। क्या कैसा फसल जो कि काटा जाता है, तो देखिए रबी फसल जो कि नवंबर और दिसंबर में बोया जाता है और मार्च और अप्रैल में जो कि काट लिया जाता है। यही आप लोग का बात करें कि खरीफ फसल कब बोया जाता है, तो खरीफ फसल जो कि जून और जुलाई में बोया जाता है और नवंबर और दिसंबर में काट लिया जाता है। नवंबर और दिसंबर में जो कि काट लिया जाता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो यह कौन सा है आप लोग को बताना है। तो यह कर्नाटक है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन जो कि होता है। यही बात करें जो कि केरला में क्या होता है, तो केरला में सबसे ज़्यादा जो कि रबर उत्पादन राज्य है। तो केरला में सबसे अधिक रबर उत्पादन होता है। लेकिन भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो यह कर्नाटक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है आप लोग को बताना है। तो रेगू मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, काली मिट्टी है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो कि कपास होता है। कपास जो कि सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में होता है। कपास सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में होता है। काली मिट्टी को रेगू मिट्टी भी कहा जाता है। और जो कि कपास सबसे ज़्यादा जो कि कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र में होता है। क्या महाराष्ट्र में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि कपास पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा जो कि कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। महाराष्ट्र में रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है, नया जलोढ़ मिट्टी
को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नया जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नया जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जो कि जाना जाता है? तो नया जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो कि खादर कहा जाता है। नया जलोढ़ मिट्टी को हम लोग जो कि खादर कहते हैं। यही पुराना मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? बागल। जो कि पुराना जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? तो यह जो कि पुराना जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बागर कहते हैं और नया मिट्टी को हम लोग जो कि खादर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। नए जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खादर के नाम से जो कि जाना जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आप लोग का प्रश्न जो कि आ गया कि पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बागर कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसे 1897 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता था? तो किसे 1897 के विद्रोह की सबसे कमजोर के कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो यह किसे देखा जाता है? तो किसे 1897 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो ये किसे जो कि देखा जाता है? तो यह बहादुर शाह को जो कि देखा जाता है। बहादुर शाह जफर द्वितीय को जो कि देखा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें 1897 की विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह मेरठ से हुआ था। मेरठ से जो कि 1897 की क्रांति का जो कि विद्रोह शुरू हुआ था। कब हुआ था? तो 10 मई 1897, 10 मई 1897 ईस्वी को जो कि मेरठ से शुरुआत हुआ था 1897 की विद्रोह। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि 1897 के विरोध में सबसे पहले बलिदान किसने दिया? तो 1897 की विद्रोह में सबसे पहले बलिदान किसने दिया? तो सबसे पहले बलिदान जो कि 1897 की विद्रोह में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। 34वें रेजिमेंट के बटालियन थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में जो कि किया गया है? तो मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग जो कि 3 में जो कि किया गया है। भाग जो कि 3 में जो कि किया गया है। तो मूल अधिकार का जो कि उल्लेख भाग जो कि 3 में जो कि किया गया है। ये आप लोग को याद होना चाहिए कि भाग 3 में जो कि मौलिक अधिकार का उल्लेख जो कि किया गया है। यही बात करें कि आप लोग का ये मौलिक अधिकार से कैसा कैसा प्रश्न आप लोग का जो कि देखने को मिलता है। यही पूछेगा कि मौलिक अधिकार जो कि कौन सा भाग में है? तो भाग आप लोग का जो कि 3 में है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में उल्लेख जो कि किया गया है। ये पूछेगा कि मौलिक अधिकार जो कि कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद पूछेगा कि कौन सी अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद आप लोग को याद होना चाहिए कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35, अनुच्छेद 12 से लेकर जो कि 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो कि मौलिक अधिकार है। यही पूछेगा कि मौलिक अधिकार जो कि किस संविधान से लिया गया है? तो किस संविधान से लिया गया है? तो यह अमेरिका संविधान से मौलिक अधिकार जो कि लिया गया है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका संविधान से लिया गया है। यही पूछेगा कि मौलिक अधिकार वर्तमान में जो कि कितना है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार जो कि कितना है? तो 6 है। मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है? तो 6 है। पहले कितना है? तो पहले के बात करें कि मौलिक अधिकार जो कि पहले कितना था? तो पहले जो कि 7 था। पहले कितना था? तो 7 मौलिक अधिकार था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पहले मौलिक अधिकार जो कि 7 था, अब वर्तमान में जो कि 6 है। इसी तरह आप लोग का मौलिक अधिकार से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो यही आप लोग का प्रश्न में क्या पूछा है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो भाग आप लोग का 3 बताए हैं। तो भाग 3 में जो कि है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। भाग 3 तीसरा भाग में है आप लोग का
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो कुल कितने भाग है? तो यह जो कि भाग के बात करें, वर्तमान में कुल कितने भाग है? तो यह 25 है। वर्तमान में 25 है। जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि कितना था? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था उस समय जो कि संविधान जो कि कितना था? तो आखिर जो कि उस समय जो कि संविधान में एक भाग कितना था? तो उस समय जो कि भाग कितना था? तो उस समय जो कि 22 भाग था। क्या? 22 भाग था। लेकिन जब संविधान बनाया गया था उस समय 22 भाग था, लेकिन अब वर्तमान में जो कि कितना भाग है? तो वर्तमान में जो कि 25 भाग है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। देखिए आप लोग को बता दें कि आखिर जब संविधान बनाया गया था, कब बनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था उस समय क्या? उस समय जो कि क्या क्या कितना था? देखिए अनुसूची कितना था? जब संविधान लागू हुआ था उस समय जो कि अनुच्छेद कितना था? तो यह 395 था। जो कि भाग कितना था? 22 भाग था। और जो कि अनुसूची कितना था? 8 अनुसूची था। लेकिन अब वर्तमान में कितना कितना बढ़ा हुआ है ये भी आप लोग को बता दे रहे हैं। देखिए जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि इतना इतना था, लेकिन अब वर्तमान में जो कि कितना है? तो वर्तमान में जो कि 468 हो गया है अनुच्छेद। और वर्तमान में जो कि भाग की कितना संख्या हो गया है? तो वर्तमान में भाग की संख्या जो कि 25 भाग हो गया है। और वर्तमान में जो कि अनुसूची कितना हो गया है? तो अनुसूची जो कि 12 अनुसूची हो गया है। ये मैं आप लोग का याद होना चाहिए। यह वर्तमान में जो कि इतना इतना हुआ है। जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि इतना अनुच्छेद था। आप लोग को याद होना चाहिए कि 395 अनुच्छेद था जब संविधान बनाया गया था उस समय। और भाग कितना था? तो 22 भाग था। और अनुसूची कितना था? तो 8 अनुसूची था। लेकिन अभी जो कि वर्तमान में 468 अनुच्छेद जो कि हो गया है और भाग 25 हो गया है। अनुसूची कितना हो गया है? तो यह 12 अनुसूची हो गया है। तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यही आप लोग का प्रश्न में पूछा है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितना भाग है? तो यह 25 भाग है। तो ये वर्तमान में कितना भाग है? तो 25 भाग है। आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निषेध तत्व का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निषेध तत्व का उल्लेख किया गया है? तो यह जो कि चौथा भाग में जो कि किया गया है। चौथा भाग में राज्य के नीति निषेध तत्व के उल्लेख जो कि किया गया है। यही बात करें कि राज्य के नीति निषेध तत्व यह कौन सा भाग में है? तो यह भाग चौथा में है। तो भाग चौथा में राज्य का नीति निषेध तत्व के बारे में बताया गया है। यही बात करें कि कौन सा अनुच्छेद में जो कि है? तो यह अनुच्छेद भी आप लोग का लिख लीजिएगा कि कौन सी अनुच्छेद में है। तो राज्य के नीति निषेध तत्व कौन सी अनुच्छेद में है? आप लोग को याद होना चाहिए कि अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में है। आप लोग को याद होना चाहिए कि कौन सा अनुच्छेद में जो कि है। तो अनुच्छेद की बात करें कि कौन सा अनुच्छेद में जो कि दिया गया है, तो राज्य के नीति निषेध तत्व जो कि 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक जो कि दिया गया है। 36 से लेकर 51 तक जो कि यह जो कि राज्य के नीति निषेध तत्व के बारे में जो कि बताया गया है। यही बात करें राज्य के नीति निषेध तत्व कहाँ से लिया गया है? तो यह आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से जो कि लिया गया है। आयरलैंड से जो कि लिया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यही आप लोग क्या पूछ रहा है प्रश्न में कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निषेध तत्व का उल्लेख किया गया है? तो भाग जो कि 4 में जो कि किया गया है, तो चौथा भाग में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछे हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची है? तो अनुसूची की बात करें कितना है? तो यह 12 अनुसूची है। पहले जो कि कितना था? 8 था। वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में जो कि 12 है। तो यही आप लोग का प्रश्न में क्या पूछा है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची है? तो कुल कितने अनुसूची है? तो 12 अनुसूची था। लेकिन पूछेगा कि 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था उस समय जो कि अनुसूची कितना था भारतीय संविधान
संविधान में, तो यह 8 अनुसूची था, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।